हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आगे है नेक्स्ट पार्ट, हम कर रहे हैं BFUHS स्टाफ नर्स की तैयारी। सो 170 क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और भी बहुत सारे क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ, जो कि आप क्वेश्चंस अगर मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो एनक्लेक्स बेस्ड ही हैं और प्रायोरिटी बेस्ड ही क्वेश्चन मैं करा रही हूँ, जैसे कि BFUHS में आते हैं। ठीक है, सो ऐसे ही क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। ठीक है, दूसरा, देखो अपने MCQs पे ज़्यादा जोर लगाइए अब, क्योंकि आपकी थ्योरी जो है अभी और बैच स्टार्ट करना, ज्वाइन करना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट राइट नाउ, क्योंकि पेपर कभी भी अनाउंस हो सकता है। ठीक है, तो MCQs करिए, MCQs करने से आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, सो अगर ऐसे ही MCQs का आपको मेरे से PDF लेना है, अगर आप मेरे रेगुलर विजिटर्स हैं यूट्यूब चैनल पर, या फिर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, तो आप मेरी पिछली वीडियोज़ को देख के ऐसे ही MCQs का मेरे से PDF ले सकते हैं, ओनली इन 199। और अगर आपका थ्योरी बेस्ड अभी तक क्लियर नहीं है तो BFUHS ओरिएंटेड ही मैंने गोल्डन पॉइंट्स बना रखे हैं, जिसमें आपको 200 प्लस गोल्डन पॉइंट्स मिल जाएंगे बहुत ही कम अमाउंट में, दैट इज़ 99 में आपको कुछ नहीं मिलता तो 99 रुपीज़ में आप मेरे से गोल्डन पॉइंट्स ले सकते हैं। बट अगर आपको PDF भी लेने हैं और गोल्डन पॉइंट भी लेने हैं तो आपको दोनों ही ऑफर में 249 रुपीज़ के मिलेंगे। आप मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख के मेरे से मेरे टेलीग्राम का लिंक ले सकते हैं और वहाँ से आके मेरे से बाय कर सकते हैं। देखो, टेलीग्राम से उसको आप कहीं भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा, आप उसका कभी भी फ़ोटो स्टेट निकलवा के रख सकते हैं ताकि वो आपको लाइफ लॉन्ग आपके पास रहे। ठीक है, दूसरा, अगर आप MCQ ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपको ट्रिक्स एंड टिप्स आएंगे। देखो, काफ़ी बच्चे पूछ रहे हैं कि ट्रिक्स एंड टिप्स, देखो ट्रिक्स एंड टिप्स कुछ नहीं होता, इट्स ऑल अबाउट आप कॉन्शियस कितना हो जब भी आप पेपर को कर रहे हो। ठीक है, जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हो, कितने MCQs आपके प्रैक्टिस में हैं, कितना आप पढ़ चुके हो। ठीक है, कितने पॉइंटर्स आपके पास हैं। ठीक है, सो वीडियोज़ को रोज़ देखा करिए। सो विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। पिछली वीडियोस आप देख सकते हैं जिन्होंने नहीं देखी, और ये वाली वीडियो भी आप देखते रहे, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आपको ही हेल्प करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाइंट अराइव फ्रॉम सर्जरी टू द वार्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्पिरेटरी असेसमेंट शुड द नर्स कंप्लीट फर्स्ट। तो देखो, एक क्लाइंट है, वार्ड में आया है सर्जरी के बाद, तो कौन सी ऐसी नर्सिंग रेस्पिरेटरी असेसमेंट है जो कि नर्स सबसे पहले फॉलो करेगी। ऑक्सीजन सेचुरेशन देखेगी, रेस्पिरेटरी रेट देखेगी, ब्रेथ साउंड देखेगी, या फिर एयरवे फ्लो देखेगी। सो देखो, अब ये चारों के चारों क्वेश्चन का जो ऑप्शन है, चारों ऑप्शन सेम लग रहे हैं हमको। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, अब इंपॉर्टेंट्स में से प्योरिटी निकालना भी बहुत मुश्किल है। सो देखो, आप एक बहुत चीज़ सिंपल सी देखो सीधा जाते हैं हम, पेशेंट को कोई भी प्रोसीजर करना उसको स्टार्ट नहीं कर देते। सबसे पहले हम उसका नेचुरली, हर एक चीज़ को नेचुरली मेंटेन करने, सबसे पहले जो चीज़ हम उसे देंगे, ऑक्सीजन सेचुरेशन उसकी देखेंगे, तभी देख पाएंगे ना अगर उसका एनवायरमेंटल ठीक है। अगर देखो, अगर किसी पेशेंट को तुम कहीं भी बेकार एनवायरमेंट में बिठा दो, गर्मी वाले, तो ऑब्वियसली उसकी सैचुरेशन गिरेगी ही, क्योंकि अभी अभी सर्जरी हुई है। सो पहले जो है हमें एयर फ्लो उसका ठीक करना पड़ता है, क्योंकि अगर देखो एयर फ्लो ही नहीं उसका ठीक, कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है, या फिर तुम्हारी विंडोज़ नहीं खुली हुई, या फिर रूम नहीं सही, तो ऑब्वियसली उसकी ब्रेथ साउंड भी गलत होगी, रेस्पिरेटरी भी रेट भी गलत हो जाएगा, ऑक्सीजन सैचुरेशन भी गलत हो जाएगी। क्यों होगी? क्योंकि एयर फ्लो ही नहीं मेंटेन, एयरवे ही नहीं तुमने मेंटेन किया हुआ उसका। ठीक है, ऑलरेडी वो सर्जरी से आया है, इम्यूनिटी लो वाला है, तो जब तक उसका एयरवे ठीक नहीं होगा, उसका एनवायरनमेंट ठीक नहीं होगा, उसको प्रॉपरली सांस नहीं आएगी, तो कोई भी चीज़ करेक्ट नहीं आएगी, फिर चाहे तुम कोई भी चीज़ का मेजरमेंट करते रहो। सो हम क्या करेंगे, पहले एयरवे फ्लो को कंप्लीट करेंगे फर्स्ट। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन प्रिपेयरिंग फॉर डिस्चार्ज 15-year-old प्राइमरी पैरा हु इज़ बॉटल फीडिंग हर न्यू नेट, द नर्स इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट नॉट टू प्रॉप द बॉटल वाइल फीडिंग द न्यू नेट बिकॉज इट कैन लीड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। सो देखो, जो 15 साल की लड़की है, प्राइमरी पैरा है, सो इन क्वेश्चंस में ना आप इतना ज़्यादा जाया मत करो। ठीक है, वो क्वेश्चन उठा के सीधा डाल देते हैं, फिर अपनी इंटेलेक्चुअली के लिए बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए उल्टे सीधे वर्ड्स लिखते हैं, दैट इज़ 15 years old लिख दिया अब। ठीक है, मैं तो कंफ्यूज मत हो, नॉर्मली क्वेश्चन को पढ़ा करो। सो प्राइमरी पैरा है, पहला बेबी है उसको बॉटल फीडिंग करा रही है न्यू नेट को, तो वो अपनी जो बॉटल की जो ऊपर वाली निप्पल होती है उसमें प्रॉप कर रही है। ठीक है, तो वो प्रॉप कर रही है जब बॉटल को, तो नर्स उसको क्यों मना करेगी करने के लिए? उससे क्या हो सकता है, न्यू नेट को प्रॉप मतलब उसमें बड़ा छेद कर रही है। सो ओवर फीडिंग एंड ओबेसिटी हो सकती है, एस्पिरेशन ऑफ द फॉर्मूला हो सकता है, टूथ डिके इन द फॉर्मेटिव मथ, या फिर सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। सो देखो, ऑब्वियसली अगर उसकी बॉटल पे तुम प्रॉप करोगे तो उससे ज़्यादा मिल्क निकल के आएगा। ठीक है, अगर ज़्यादा मिल्क निकल के आएगा तो बच्चे के माउथ में जितना आना चाहिए उसी हिसाब से ही पहले प्रॉप्ड होती है बॉटल। अगर तुम ज़्यादा करोगे तो उसको एस्पिरेशन के चांसेस हो सकते हैं, तो हम उसको बोलेंगे कि एस्पिरेशन नहीं करनी है,
उसको इस चीज़ की इंस्ट्रक्शन देंगे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, एस्पिरेशन ऑफ द फॉर्मूला, क्योंकि अगर तुमने प्रॉप ज़्यादा कर दिया तो बच्चे के जो अमाउंट ऑफ मिल्क मुंह में जाना चाहिए उससे ज़्यादा जाएगा और उससे वो एस्पिरेट कर जाएगा, ठीक है। सो इसलिए नर्स उसको इस चीज़ के लिए बताएगी, क्योंकि ये इस चीज़ को लीड कर सकता है। नेक्स्ट है, वाइल केयरिंग फॉर प्राइमरी पैरा डायग्नोज विद डीप वेन थ्रोम्बोसिस एट 48 आवर्स postpartum who is receiving treatment with the bed rest and intravenous heparin in therapy, the nurse should contact the client physician immediately if the client exhibit which of the following. सो देखो इतना बड़ा क्वेश्चन और इतना इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करिए और ऐसे ही क्वेश्चंस के पीडीएफ लेने के लिए आप मेरे को टेलीग्राम के लिंक पे सीधा आके बोल सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैंने पिन कर रखा है कमेंट सेक्शन में। फर्स्ट कमेंट होता है उसको ही हमने पिन कर रखा है, उस लिंक पे क्लिक करके सेंड मैसेज कर सकते हैं, या फिर मेरे को अगर आपको नहीं मिल रहा तो सिंपल मैसेज लिख के मेरे से टेलीग्राम का लिंक ले सकते हैं। सो ऐसा ही पीडीएफ और गोल्डन पॉइंटर्स आप मेरे से ले सकते हैं। सो देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, प्राइमरी पैरा है, उसको डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो गया पोस्टपार्टम 48 आवर्स के अंदर अंदर ही, उसको हेपरिन चल रहा है और बेड रेस्ट चल रहा है। तो ऐसा कौन सा साइन होगा जो कि जब क्लाइंट हमें दिखाएगा तो हमें फिजिशियन को वो जल्दी से जल्दी बताना है। पेन इन हर काफ, डिसिप्निया, हाइपरटेंशन, ब्रेडिकार्डिया। सो सिर्फ देखो सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपने डीप वेन थ्रोम्बोसिस के बारे में पढ़ा है तो आज याद रखना, अगर नहीं भी पढ़ा तो इसकी जो कॉम्प्लिकेशन होती है दैट इज़ पल्मनरी एम्बोलिज्म, दैट इज़ पल्मनरी एम्बोलिज्म, ठीक है। पल्मनरी एम्बोलिज्म मतलब कि उसको सांस लेने में सबसे बड़ा डिफ़िकल्टी आने लग गई। इट मीन्स कि जो वो थ्रोम्बोस था वो पल्मनरी एम्बोलाई बन गया है। अगर वो डिसिप्निया, उसको डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग हो जाएगी तो हमें फिजिशियन को इमिडिएटली बताना पड़ेगा, ठीक है। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस की सबसे बड़ी और मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन कौन सी होती है, पल्मनरी एम्बोलिज्म, ठीक है। और पल्मनरी मतलब वो लंग्स में जाके एम्बोलाई बन गया तो उसको डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग आनी शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अ पेरेंट रिपोर्ट दैट 1 day old is drooling and having choking episode with excessive amount of mucus and color changes, especially during feeding. When contacting the physician about the symptoms, the nurse should request. सो देखो एक पेरेंट्स कह रहे हैं 1 महीने का ओल्ड बच्चा है, जब वो दूध पी रहा है तो उसको बहुत ज़्यादा ड्रूलिंग, मतलब बबल्स नहीं बनते मुंह के बाहर, बबल्स बनने लग जाते हैं वो, और उसको चोक हो रहा है, बार बार चोकिंग कर रहा है वो, ठीक है। और अलग अलग कलर का म्यूकस निकल रहा है उसके मुंह से। तो स्पेशली जब हम उसको फीड कर रहे हैं, तो जब वो फिजिशियन को सिम्टम्स बता रहे हैं तो नर्स क्या रिक्वेस्ट करेगी, a referral to the lactation consultant, that the physician further assess the client, the order for the x-ray with orogastric catheter placement, serum blood glucose level per laboratory. So देखो it means ड्रूलिंग याद रखना, ड्रूलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो देखो ड्रूलिंग में क्या होता है कि बबल्स बनने शुरू हो जाते हैं, हमें ना बेबी के मुंह से जैसे ही वो फीड करेगा वो बबल्स आउट होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और उसको चोक होगा, बार बार तुम्हें आवाज़ भी आएगी चोक होने की, और उसके मुंह से म्यूकस भी निकलेगा। इट मीन्स उसको ट्रेकियो ईसोफेजियल फिस्चुला है। ट्रेकिया और ईसोफेगस में फिस्चुला है। ट्रेकियो ईसोफेजियल का सबसे फर्स्ट साइन होता है ड्रूलिंग अराउंड द माउथ, ठीक है, याद रखना। मेन साइन एंड सिम्टम ऑफ ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला इज ड्रूलिंग अबाउट द माउथ। तो हम क्या करवाएंगे, उसका क्या करवाएंगे, हम ऑर्डर करेंगे एक्सरे विद द ओरोगैस्ट्रिक कैथेटर प्लेसमेंट, ताकि उसको एस्पिरेशन ना हो जाए और उसकी सडन डेथ ना हो जाए। एक्सरे से हमें पता चल जाएगा कि ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला तो नहीं बना हुआ, ठीक है। बाकी सारी चीज़ों से कुछ नहीं होगा, हमें एक्सरा ही कराना पड़ेगा उसके लिए, प्रॉपर चेस्ट एक्सरे। नेक्स्ट है, वाइल केयरिंग फॉर अ न्यूनेट विद द imperforated anus, the nurse assess the neonate urine output for which of the following. तो एक न्यूनेट है, ठीक है, उसका imperforated anus है, एनस में परफोरेशन है, तो जो नर्स है उसने उसका यूरिन आउटपुट चेक किया है, वो क्यों किया है, और यूरिन एनालिसिस की है, क्यों की है, मकोनियम देखने के लिए, ब्लड देखने के लिए, बाइल देखने के लिए, एसीटोन देखने के लिए। इससे देखो बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। जब भी किसी को एनल और यूरिथ्रा में फिस्चुला बन जाता है तो उसका जो यूरिन है उसमें हमें मेकोनियम देखने को मिलता है। तो जब भी उसका इम्परफोरेटेड एनस होता है तो नर्स उसका यूरिन देखती है ताकि उसमें मेकोनियम तो नहीं है, जिससे हमें पता चल जाएगा कि उसका जो अब नॉर्मल कनेक्शन बन रहा है बीच में एनस और यूरिथ्रा में। सो इसीलिए हम उसका यूरिन आउटपुट और चेक करेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, इमीडिएटली आफ्टर द ओरल फीडिंग आफ्टर करेक्टिव सर्जरी ऑफ पाइलोरिक स्टेनोसिस अ 4 week old infant is fussy and restless, which of the following action must be appropriate at this time. तो फर्स्ट ओरल फीडिंग दी है हमने बच्चे को, उसका अभी अभी सर्जरी हुई है पाइलोरिक स्टेनोसिस की, जो उसका सब पाइलोरिस था उसमें स्टेनोसिस मतलब नैरोइंग हो गई थी। 4 week old चाइल्ड है और वो एकदम से फंसी और रेस्टलेस हो गया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट एक्शन मेजर उस टाइम अप्रोप्रिएट क्या रहेगा, फर्स्ट
encourage the parents to hold the infant, hang a mobile over the infant's crib, give the infant more to eat, give the infant a pacifier to suck on. सो देखो इस पेशेंट को, क्योंकि देखो उसको फर्स्ट टाइम फीड कर रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम फीडिंग में क्या होता है, जो बच्चा है उसकी जो नीड है, और वैसे भी 4 वीक ओल्ड है तो उसकी नीड ज़्यादा होंगी, वो प्रॉपरली नहीं होती। तो उस बच्चे को हम क्या देंगे, पैसिफायर। उससे क्या होगा, जो उसकी अनन्यूट्रिशनल नीड्स होंगी ना, एक तो होती है न्यूट्रिशनल नीड्स, सकिंग करनी बॉटल से, ठीक है, बट जब उस वो बॉटल, हम देखा होगा अपने जो मम्मियाँ होती है अपने छोटे बच्चों को, वैसे भी वो एक निप्पल मुँह में दे के रखती है ताकि जो उनकी सकिंग नीड्स हैं वो प्रॉपर हो जाए, क्योंकि सक रिफ्लेक्स भी तो आता है ना, सकिंग रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्सेस में सकिंग रिफ्लेक्स भी आता है। तो हम क्या करते हैं, उसकी अनन्यूट्रिशनल नीड्स को पूरा करने के लिए उसको पैसिफायर दे देते हैं ताकि वो रेस्टलेस और फसी फील ना करे, ठीक है, और उसकी नीड्स पूरी हो जाए। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग द फर्स्ट 24 hours after thrombolytic treatment for the ischemic stroke, the primary role is to control the client। तो 24 आवर्स फर्स्ट है, हमने एक पेशेंट को थ्रोम्बोलिटिक ट्रीटमेंट दिया है, उसको इस्चीमिक स्ट्रोक आया था, तो हमारा प्राइमरी रोल क्या रहेगा, क्लाइंट को कंट्रोल करने का, पल्स, रेस्पिरेशन, बीपी या फिर टेम्परेचर। सो ऑब्वियसली हम क्या चेक करते हैं, ब्लड प्रेशर। याद रखना है, ऐसा क्वेश्चन अगर आता है आपको कि अगर किसी को भी थ्रोम्बोलिटिक ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसका जो मेन वाइटल साइन होता है चेक करने का, दैट इज़ बीपी। इसको लिख लेना, एक थ्रोम्बोलिटिक ट्रीटमेंट मेन साइन टू चेक इज़ ब्लड प्रेशर। क्योंकि थ्रोम्बोलिटिक ट्रीटमेंट से क्या होता है, जो ब्लड है वो पतला होता है, उसमें जो क्लॉट्स है वो खुलते हैं, उससे क्या होता है, बीपी जो है फ्लक्चुएट होता है, क्योंकि ब्लड फ्लो जो है वेन्स में वो प्रॉपरली चलता दौड़ता है, कई का स्लो हो जाता है। तो वॉल्स पे प्रेशर क्या होता है, वॉल्स पे जो ब्लड वेसल्स की वॉल्स पे प्रेशर होता है उसी को ब्लड प्रेशर बोलते हैं ना। तो जब हम थ्रोम्बोलिटिक ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो उसका जो थ्रोम्बस है वो टूट रहा है और ब्लड में घुल रहा है, तो उससे क्या होगा, बीपी में फ्लक्चुएशन आएगी। तो ये चेक करना होता है प्राइमरी रोल। Next, the nurse is teaching the client, the family of the client with the dysphagia about the decreasing the risk of aspiration while eating, which of the following strategy is not appropriate। तो एक नर्स है, क्लाइंट की फैमिली को टीच कर रही है, उसको डिस्फेजिया है, डिफ़िकल्टी इन स्वेलोइंग। तो इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि नहीं सही और रिस्क ऑफ एस्पिरेशन को ठीक नहीं करेगी, ठीक है। उसको अपने किस चीज़ की टीचिंग देनी है कि उसका जो रिस्क ऑफ एस्पिरेशन है कम है, पर इसमें से कौन सी स्ट्रैटेजी है वो जो उस चीज़ को गलत प्रूव करती है। मेंटेनिंग अपराइट पोजीशन, रिस्ट्रिक्टिंग द डाइट टू लिक्विड अंटिल स्वेलोइंग इम्प्रूव, introducing food onto the unaffected side of the mouth, keep distractions to the minimum। सो देखो डिस्फेजिया में सबसे ज़्यादा होता है कि जो लिक्विड डाइट होती है ना उससे सबसे ज़्यादा एस्पिरेशन हो जाती है, आपने देखा भी होगा। इतनी एस्पिरेशन सॉलिड फूड से नहीं होती जितनी लिक्विड फूड से होती है, इसीलिए कहते हैं लिक्विड पी के कभी भी लेटना नहीं चाहिए। तो हम रिस्ट्रिक्टिंग द डाइट टू लिक्विड अंटिल स्वेलोइंग इम्प्रूव कभी नहीं करेंगे, उसको हम सॉलिड फूड ही देंगे, लिक्विड नहीं देंगे, ठीक है, रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे सॉलिड फूड। और बाकी सारी ठीक है, अपराइट पोजीशन में रखेंगे, सोने लाई पोजीशन में नहीं रखते, ठीक है, अनअफेक्टेड साइड में ही देंगे उसको, अनअफेक्टेड साइड पे ही फूड देंगे, उससे क्या होगा, जो उसका खाना है वो अच्छे से चू कर पाएगा अनअफेक्टेड साइड से, ठीक है। और प्रॉपरली जो बॉलस होता है, जो खाना हम खाते हैं उसका जो अंदर बॉलस बनता है ना मुंह के, उसको बॉलस बोलते हैं, प्रॉपरली जो इसका मिक्सचर बनता है। और डिस्ट्रैक्शंस को भी मिनिमम रखेंगे। Next, the nurse is developing the plan of care for an older adult client with the hip fracture. Which of the following chronic health problem would the nurse be least likely to assist in the client? सो एक नर्स है डेवलप कर रही है केयर प्लान, एक ओल्डर अडल्ट है, उसका हिप फ्रैक्चर है, तो इसमें से कौन सी ऐसी क्रॉनिक हेल्थ प्रॉब्लम है जो कि लीस्ट होती है इस क्लाइंट में, हाइपरटेंशन, कार्डियक डीकम्प्रेशन, पल्मोनरी डिसीज, मल्टीपलर साइकोसिस। तो सबसे ज़्यादा लीस्ट जो असेसमेंट होती है इन क्लाइंट्स में दैट इज़ मल्टीपलर सेक्लोरोसिस। ये यंग एज में देखने को मिलती है। हाइपरटेंशन भी होती है ओल्ड अडल्ट में, कॉम्प्लिकेशन, कार्डियक डीकम्प्रेशन भी होती है और पल्मोनरी डिसीजेज भी होती हैं आफ्टर अ हिप फ्रैक्चर, बट मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो है लीस्ट लाइकली। ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, इसलिए मैं कह रही हूँ एमसीक्यूज करो, यहाँ पे लीस्ट लिखा है, नहीं तो आपने सीधा जाके पल्मोनरी डिसीज़ पे मारना था, क्योंकि फ्रैक्चर का सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, फ्रैक्चर का भी होता है और थॉम्बस भी। सो लीस्ट लाइकली लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट पे चल जाते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं।
Which of the following discharge instruction would be appropriate for the client who had a laparoscopic cholecystectomy? तो एक पेशेंट है, उसकी laparoscopic cholecystectomy हुई है, उसका डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शन देना है, तो कौन सा इंस्ट्रक्शन अप्रोप्रिएट होगा? अवॉइड शावरिंग फॉर 48 hours after the surgery, return to the work within 1 week, leave dressing in the place until you see the surgeon at the post operative visit, use citamin टू कंट्रोल एनी फीवर. सो बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दोगे. थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, बट आई विल सी कि कैसे बच्चे इसको आंसर करते हैं. और जो मेरे से नोट्स ले सके हैं, मेरे को उन बच्चों के बारे में पता है, सो प्रॉबेबली वो सही ही आंसर करेंगे. सो ये वीडियो इतनी ही थी. मैं आपको कल के क्वेश्चन का जो मैंने आपसे पूछा था उसका आंसर बता देती हूँ, जो कि ये क्वेश्चन था कि कौन सी नर्सिंग इंटरवेंशन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है कॉम्प्लिकेशन को क्रिएट करने में, मतलब प्रिवेंट करने में, कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करने में कौन सी नर्सिंग इंटरवेंशन इंपॉर्टेंट होती है? दैट इज़ अर्ली एम्बोलिज्म. जितना जल्दी पेशेंट चलने फिरने लग जाता है, आपने देखा होगा, आप तो जल्दी जल्दी अगले दिन ही चला देते हो ऑपरेशन के बाद. उससे क्या होता है, उसकी जो कॉम्प्लिकेशन है वो अराइज नहीं होती. ठीक है. सो अर्ली एम्बोलिज्म, एम्बुलेशन इज़ अ राइट ऑप्शन. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे वीडियो. अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. और पीडीएफ एंड गोल्डन पॉइंटर्स लेने के लिए आप मेरे कमेंट सेक्शन में ऊपर वाला जो कमेंट पिन है उस पर आके भी सीधा टेलीग्राम लिंक पे क्लिक करके मेरे से ले सकते हैं, और कमेंट करके भी मेरे से ले सकते हैं, जो कि ओनली आपको 249 के पड़ेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है. सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू.